तो आइए करेंगे शुरुआत शुभ समाचारों की और सबसे पहले लिए चलेंगे आपको अयोध्या। जी हाँ, राम मंदिर धीरे धीरे भव्य आकार ले रहा है। 2023 तक मंदिर को जनता के लिए खोलने की प्लानिंग है। मंदिर की भव्यता में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए भरसक कोशिश हो रही है। मंदिर से जुड़ी 6 तस्वीरें देख लीजिए। मंदिर में लगाई जाने वाली मूर्तियों का काम अंतिम चरण में है। राम दरबार कैसा होगा, इसकी झलक आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मंदिर का निर्माण चरणबद्ध तरीके से पूरा हो सके, इसकी हर मुमकिन कोशिश हो रही है। इसी साल फरवरी में ग्रेनाइट पत्थर के साथ चबूतरे का निर्माण शुरू हो चुका है। मंदिर के ऊपरी हिस्से में लगने वाले पत्थरों की नक्काशी का काम भी शुरू हो चुका है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं उन मूर्तियों की अद्भुत झलक जो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की शोभा बढ़ाएंगे। गुड न्यूज टुडे पर हम आपको उन 120 मूर्तियों की एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो श्री राम मंदिर के राम कथा कुंज में स्थापित की जाएंगी। ये प्रतिमाएं श्री राम के जीवन का वर्णन करने वाली हैं। भव्य, अद्भुत, अनुपम, ये महज मूर्तियां नहीं, प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े प्रसंगों का सजीव चित्रण है। हर मूर्ति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन के अहम प्रसंग का वर्णन करती है, राम कथा कहती है। इन 120 सुंदर प्रतिमाओं को श्री राम जन्मभूमि के राम कथा कुंज में स्थापित किया जाएगा। इन प्रतिमाओं को लंबे वक्त से तराशा जा रहा था। पिछले 8 साल से अयोध्या के श्री राम कारसेवकपुरम में असम से आए मूर्तिकार इन प्रतिमाओं पर काम कर रहे थे। अब इनकी मेहनत रंग लाई और ये मूर्तियां वजूद में आई। गुड न्यूज टुडे पर पहली बार आप इन मूर्तियों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। दशरथ का पुत्र जब नहीं होते थे तो ये यज्ञ कर रहे थे मुखुरा में, तो यही है चारों पुत्रों मन खीर दिए थे और इसके बाद तीनों रानी को खिलाए। तीनों रानी को खिलाने के बाद ये 4 पुत्र हुए। अभी इन प्रतिमाओं पर काफी काम किया जाना बाकी है। इन पर रंग रोगन किया जाएगा, इनकी साज सज्जा की जाएगी, इन पर चौपाइयां अंकित की जाएंगी ताकि ये राम कथा कुंज की शोभा बढ़ा सकें। श्री राम के दर्शन को आने वाले भक्तों के सामने प्रभु श्री राम के जीवन की अनुपम झांकी प्रस्तुत कर सकें। अभी इन मूर्तियों का इसको रंग भरा जाएगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किस प्रसंग के लिए कौन चौपाई लिखी है, वो चौपाई लिखी जाएगी। चौपाई के अनुसार पीछे बैकड्रॉप की पेंटिंग की जाएगी। धूप से बचाव के लिए उसको चारों तरफ ग्लास से कवर किया जाएगा। रात्रि में प्रकाशित हो इसलिए प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी, तब पूरा होगा। ये मूर्तियां सीमेंट, सरिया और कंक्रीट के मिश्रण से बनाई गई हैं। इनके जरिए श्री राम के जीवन को दर्शाया गया है। इन प्रतिमाओं के माध्यम से महाराज दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ से लेकर श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के जन्म, शिक्षा, वनगमन, सुपर्णखा संवाद, श्री राम रावण युद्ध समेत श्री राम के जीवन से जुड़े तमाम प्रमुख प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। देखिए, ये राम कथा कुंज की परिकल्पना है भगवान राम के जीवन चरित्र को जो रामायण काल में प्रदर्शित की गई है, रामचरितमानस के अनुसार, वाल्मीकि रामायण के अनुसार, उन सारे प्रसंगों को यहाँ पर चित्रित किया गया है। यहाँ पर जो हमारे मूर्तिकार हैं रंजीत मंडल और उनके पिताजी, वो दोनों लोग जो है इसमें बड़ी कुशलता से लगे हुए हैं और काफी वर्षों से लगे हैं। 120 प्रसंगों के माध्यम से इन चित्रों को राम कथा कुंज में स्थापित किया जाएगा। ये अद्भुत मूर्तियां श्री राम जन्मभूमि के राम कथा कुंज की शोभा बढ़ाएंगी। इनके दर्शन कर यहाँ आने वाले श्रद्धालु श्री राम की अद्भुत मूर्त मन में बसाकर लौटेंगे। राम भक्तों के लिए भला इससे बड़ा उपहार, इससे बड़ी सौगात और क्या होगी। बलबीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे।
और अब बात शिरडी वाले साईं बाबा की कर लेते हैं, जो सबकी झोली भरते हैं, सबकी मुरादें पूरी करते हैं, सबका बेड़ा पार लगाते हैं। उनके दरबार में आकर सबकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। एक तरफ साईं बाबा पर अपनी कृपा बरसाते हैं, दूसरी तरफ साईं बाबा के लाखों करोड़ों भक्त भी दिल खोलकर दान करते हैं। अब एक भक्त ने साईं बाबा को 4 किलो सोने का दान किया है। क्या है इस दान की खासियत, देखिए। शिरडी वाले साईं बाबा के दरबार में एक बार फिर सोने का चढ़ावा। बाबा के एक भक्त ने कुछ इस तरह प्रकट की अपनी श्रद्धा, बाबा के प्रति जताया आभार। साईं बाबा का सिंहासन सोने की शानदार पट्टी से सजाया गया। हैदराबाद के एक भक्त ने बाबा के सिंहासन की सजावट के लिए सोने की ये नक्काशीदार पट्टी भेंट की है। सोने की इस अनोखी पट्टी का वजन 4 किलोग्राम से ज्यादा है और इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। यहाँ पे वो सोने की पट्टी देने का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट किया था, लेकिन बीच में कोविड की वजह से वो प्रत्यक्ष रूप से वो सोने की पट्टी साईं बाबा को अर्पित नहीं कर पाए। लेकिन अभी 2 दिनों पहले वो उन्होंने खुद आकर ये सोने की पट्टी साईं बाबा के चरणों में अर्पित की। खास बात यह है कि साईं बाबा के सिंहासन के निचले हिस्से में लगाई गई इस सोने की पट्टी को जरूरत पड़ने पर हटाया जा सकता है। साईं बाबा के स्नान और सिंहासन की सफाई के दौरान इस पट्टी को हटाया जा सकता है और फिर से लगाया जा सकता है। हाथी और मोर की नक्काशी वाली सोने की ये पट्टी अब साईं बाबा के सिंहासन की शोभा बढ़ा रही है। साईं बाबा के दरबार में हर साल ऐसे कितने ही दानवीर दूर दूर से आते हैं और लाखों करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। वो ऐसे चढ़ावों और तोहफों के जरिए बाबा के प्रति अपना प्रेम और आभार जाहिर करते हैं। 2007 में एक भक्त ने साईं बाबा को 94 किलो के सोने का सिंहासन अर्पित किया था। इससे पहले 2013 और 2016 में भक्त बाबा को लाखों के सोने के मुकुट भेंट कर चुके हैं। 2012 में एक भक्त ने 3 किलो सोने की 2 थाली बाबा के लिए भेंट की थी, जिसकी कीमत करीब 63 लाख रुपए थी। 2012 में ही एक भक्त ने साईं बाबा को 1.5 किलो की सोने की घंटी चढ़ाई, तो एक भक्त ने 900 ग्राम का सोने का बर्तन चढ़ाया। 2013 में एक भक्त ने साईं के चरणों में 1 किलो शुद्ध सोने का लोटा अर्पित किया था, जिसकी कीमत 32 लाख रुपए बताई गई। 2019 में एक भक्त ने बाबा को करीब 290 ग्राम सोने से मढ़ा हुआ शंख अर्पित किया था, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए आंकी गई। साईं बाबा के दरबार में सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और बेशकीमती रत्नों का चढ़ावा आने का सिलसिला साल दर साल जारी है। ऐसा लगता है सोने से साईं पूरी तरह ढक चुके हैं। साईं बाबा के खजाने में क्विंटल के हिसाब से सोना, चांदी और हीरे के साथ ही कैश और करोड़ों के फिक्स डिपॉजिट भी हैं। भक्त बाबा पर खजाना लुटाते हैं और साईं भक्तों की झोली भरते हैं। भक्त चाहे अमीर हो या गरीब, सब अपनी इच्छा से साईं को जरूर कुछ न कुछ चढ़ाते हैं। कोई साईं को पैसे रुपए चढ़ाता है, तो कोई सोने का मुकुट चढ़ाता है, तो कोई साईं बाबा की प्रतिमा और उनके मंदिर को सजाने के लिए सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात का दान देता है। साईं बाबा के प्रति भक्तों की श्रद्धा अनमोल है, तो उनके चढ़ावे में दिए सोने, चांदी और रत्नों का भला क्या हिसाब। ये तो भक्तों की श्रद्धा है, जिसकी वजह से साईं बाबा का खजाना लगातार बढ़ता चला जा रहा है। नितिन मिरांडे, शिरडी, गुड न्यूज टुडे। आइए अब बात चारधाम यात्रा की करेंगे, जो अगले महीने के अंत में शुरू होने वाली है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए 2 साल बाद हो रही इस यात्रा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं और इसी सिलसिले में सुरक्षा और दूसरी सुविधाओं से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए कल एक महत्वपूर्ण हाई लेवल मीटिंग हुई है गृह मंत्रालय की, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ऊंचाई वाले इलाकों में स्नाइपर तैनात किए जाएंगे। स्टिक
सुरक्षा बलों को आतंकवाद की सफाई के लिए और तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि किसी भी तरह से सीमा पार से घुसपैठ न हो और प्रदेश में शांति बनी रहे। कमलजीत संधू और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात सितारों की महफिल की कर लेते हैं जिसमें भारत चमक रहा है। फ्रांस में कान फिल्म समारोह कल शुरू हो गया। भारत को इस बार इस समारोह में खास सम्मान दिया गया था। साथ ही भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण इस बार फिल्म समारोह के जूरी में भी शामिल हैं। उनके साथ आर माधवन, रिकी केज, वानी त्रिपाठी, प्रसून जोशी, अनुराग ठाकुर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, शेखर कपूर भी भारत का कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कान फिल्म फेस्टिवल का आर माधवन के फिल्म करियर में खास महत्व है। आर माधवन कान के जरिए जो है बतौर डायरेक्टर बड़ी शुरुआत करने जा रहे हैं। कान फिल्म फेस्टिवल के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से कान पहुंचे भारतीय प्रतिनिधिमंडल के लिए आधिकारिक डिनर होस्ट किया गया। चलिए आपको दिखाते हैं फिल्म समारोह की ओपनिंग पर खास रिपोर्ट। पचहत्तरवें कान फिल्म समारोह का शानदार आगाज हो गया है। फ्रांस में हो रहे इस मशहूर फिल्म समारोह में दुनिया भर के फिल्मी सितारों की महफिल सज गई है। कल शाम मैजेस्टिक बीच पर ग्रैंड थिएटर ल्यूमरी में फिल्म समारोह की ओपनिंग के मौके पर रेड कारपेट पर एक एक करके सितारे उतरे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की अगुवाई में पहुंचे भारत के दल का कान फिल्म फेस्टिवल में शानदार तरीके से रेड कारपेट वेलकम किया गया। दुनिया का ये सबसे मशहूर फिल्म समारोह इस बार भारत के लिए खास है क्योंकि इस साल भारत पहली बार कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में फेस्टिवल में हिस्सा ले रहा है। यानी इस बार फेस्टिवल में फोकस भारत पर है और यहाँ भारतीय सिनेमा को सेलिब्रेट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कान फिल्म समारोह में भारत की कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में हिस्सेदारी पर खुशी जाहिर की। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत के पास कहने के लिए बहुत सारी कहानियां हैं और इस देश में वास्तव में दुनिया का कंटेंट हब बनने की अपार संभावनाएं हैं। पीएम मोदी ने अपने संदेश में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं को भारत में फिल्म बनाने की शानदार संभावनाओं का फायदा उठाने का संदेश दिया। कंट्री ऑफ ऑनर के इस ऐतिहासिक मौके का गवाह बनने कान पहुंचे भारतीय दल में चर्चित फिल्मकार शेखर कपूर, एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आर माधवन, तमन्ना भाटिया, पूजा हेगड़े, संगीतकार ए.आर. रहमान और मामी खान, सेंसर बोर्ड के चेयरमैन प्रसून जोशी और बोर्ड की सदस्य वाणी त्रिपाठी शामिल हैं। The idea that India is going to about to become, in the next few years, it will become the biggest and the largest media entertainment platform in the world. And we are celebrating the future, not just the past. So this is not just a celebration of cinema, it's a celebration for youth, it's a celebration of the way India has digitized, it's the way broadband is available to everybody, and it's the way that Indian youth and Indian content makers, along with the number of technology people that we have, we're all set to go and conquer the world. I'm so excited about this. It's such an honor, and I'm really looking forward to that. खास बात यह भी है कि बॉलीवुड की सुपरस्टार दीपिका पादुकोण भी इस बार कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी का हिस्सा है। गोल्डन एंड ब्लैक साड़ी में सजी दीपिका जब कान फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर उतरी तो सबकी निगाहें उनकी ओर टिक गईं। इस मौके पर दीपिका सभी जूरी मेंबर्स के साथ पोज देती दिखी। कान फिल्म फेस्टिवल में 19 मई को भारतीय एक्टर प्रोड्यूसर आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी दिखाई जाएगी, जबकि संगीतकार ए.आर. रहमान की पहली निर्देशित फिल्म ले मस्क का भी यहां प्रीमियर किया जाएगा। मशहूर भारतीय फिल्मकार सत्यजीत रे की फिल्म प्रतिद्वंदी का शो कान के क्लासिक सेक्शन में होगा।
इस साल सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। कान फिल्म फेस्टिवल 28 मई तक चलेगा। भारत पर केंद्रित होने के कारण इस दरमियान यहां भारतीय सिनेमा के तमाम पहलुओं को पेश किया जाएगा, ताकि विश्व के सबसे बड़े फिल्म निर्माता देश भारत की इस क्षेत्र में बहुमुखी विविधता से दुनिया को रूबरू होने का मौका मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, तो कान फेस्टिवल के बाद अब बात करेंगे आईपीएल की। पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के फैंस के लिए गुड न्यूज आज हम लेकर आए हैं। सभी के चहेते गब्बर अब एक्टिंग में डेब्यू करने वाले हैं। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो शिखर धवन जल्द ही बॉलीवुड में एंट्री करेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि शिखर धवन ने एक बड़ी फिल्म की शूटिंग भी पूरी कर ली है, जिसकी डिटेल्स अभी तक बाहर नहीं आ सकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धवन हमेशा से ही एक्टर्स का बहुत सम्मान करते हैं और ऐसे में उन्हें अभिनय की दुनिया में कदम रखने का मौका मिला तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी। इंस्टाग्राम पर शिखर लगातार अपनी एक्टिंग के जलवे भी दिखाते रहते हैं। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। तेनू रब दा वास्ता ही कमीज पाला। तेनू वेख के मैनू अपनी दादी याद आउंदी। तेरी दादी भी बॉडी बिल्डर थी। सामर्थ्य भुजाओं में नहीं, विश्वास में होता है। अगर आप इच्छा करें और विश्वास करें तो ऐसा कोई कार्य नहीं जिसके आप योग्य ना हो। नमूना तो आपने देख लिया कि उम्मीद है कि ये फिल्म भी इतनी ही मजेदार होगी। आईपीएल में आज कोलकाता की लखनऊ से टक्कर होने जा रही है सीधे। फिलहाल 16 पॉइंट्स के साथ लखनऊ पॉइंट्स टैली में तीसरे पायदान पर खड़ी हुई है। महज एक जीत उसकी प्लेऑफ में जगह पक्की कर देगी। वहीं कोलकाता इस वक्त बेहद दबाव में नजर आ रही है। प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए उसे आज हर हाल में जीत दर्ज करनी ही होगी। कोरबो लोरबो जीतपोरे का मंत्र लेकर चलने वाली कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए वक्त आ गया है कि अब वो इस मूल मंत्र को आत्मसात करे। सामने है वो नई नवेली लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसने इस सीजन चैंपियन वाला खेल दिखाया है। नतीजा, लखनऊ प्लेऑफ की दहलीज पर खड़ी है। एक जीत उसकी प्लेऑफ में सीट पक्की कर देगी। लखनऊ सुपर जायंट्स 13 मैचों में 8 जीत के साथ पॉइंट्स टैली में तीसरे स्थान पर है। जाहिर है लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करना चाहेगी। वहीं कोलकाता के लिए आज करो या मरो की स्थिति है। कोलकाता के फिलहाल 13 मैचों में 6 जीत के साथ 12 पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट्स टैली में छठे स्थान पर है। लखनऊ पर जीत कोलकाता की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद तो मजबूत करेगी ही, साथ ही उसके मनोबल को भी बढ़ाएगी। सलामी साझेदारी इस सीजन कोलकाता की सबसे बड़ी समस्या है। अब तक केकेआर 5 ओपनिंग पेयर आजमा चुकी है। एक बार फिर उसकी उम्मीदें वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे पर अटकी है। वहीं लखनऊ की सलामी जोड़ी धमाल मचा रही है, लेकिन उसका मिडिल ऑर्डर नाकाम रहा है। लिहाजा नॉकआउट में पहुंचने से पहले लखनऊ तमाम खामियों को ठोक बजाकर दुरुस्त कर लेना चाहिए। सीजन 15 निर्णायक दौर में आ चुका है। ऐसे में प्रयोग का वक्त खत्म हो चुका है। अब ठोस खेल दिखाना होगा। विरोधी की छुट्टी करनी होगी, वरना आईपीएल से टिकट कटना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, रोमांचक मुकाबले में बीती शाम भी एक बहुत बेहतरीन मुकाबला हुआ है। हैदराबाद ने मुंबई को 3 रनों से हरा दिया। हैदराबाद के हीरो रहे राहुल त्रिपाठी, जिन्होंने 44 गेंदों में 76 रन की शानदार पारी खेली है। तो वहीं उमरान मलिक ने 3 विकेट लिए हैं। मुंबई की ओर से टीम डेविड ने तूफानी पारी खेली है, लेकिन मुंबई जीत की दहलीज तक नहीं पहुंच सके। मैच तो नहीं, टिम डेविड ने अपनी बल्लेबाजी से यूं दर्शकों का दिल जीत लिया। मुंबई दबाव में थी। अंडर प्रेशर टिम के बल्ले से निकले 46 रन, वो भी महज 18 गेंदों पर। इस तूफानी पारी में टिम डेविड ने 4 छक्के भी जमाए। टिम के आतिशी तेवर कुछ ऐसे थे कि उन्होंने नटराजन के एक ही ओवर में 26 रन कूद डाले।
हालांकि इसी ओवर में स्ट्राइक बदलने के चक्कर में वो अपना विकेट भी गंवा बैठे। आखिरी ओवर में मुंबई को जीत के लिए 19 रन की जरूरत थी, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी मुंबई 15 रन ही बना पाई और जीत की दहलीज से महज 4 कदम दूर रही। बेशक मुंबई यह करीबी मुकाबला हार गई, लेकिन ये मैच कई सौगातें उसके लिए लेकर आया। मसलन उसे इस सीजन की सबसे बेहतरीन शुरुआत मिली। कप्तान रोहित शर्मा पूरे रंग में दिखे, हालांकि वो 2 रन से हाफ सेंचुरी से चूक गए, लेकिन उनकी पारी में गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। ईशान किशन ने भी 43 रन की पारी खेली और आखिर में टिम डेविड ने धमाल मचाया। गेंदबाजी में रमनदीप सिंह चमके, उन्होंने 3 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट झटके। इस अहम मुकाबले को जीतने के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने भी पूरी ताकत झोंक दी थी। इस सीजन पहला मुकाबला खेल रहे प्रेम गर्ग ने शानदार 42 रन बनाए, वहीं निकोलस पूरन ने भी 38 रनों की पारी खेली। लेकिन हैदराबाद की जीत के हीरो रहे राहुल त्रिपाठी, जिन्होंने 44 गेंदों पर 76 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक ने दम दिखाया, उन्होंने 3 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट झटके। इस जीत ने हैदराबाद की प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा है। हालांकि अब उसे आखिरी मैच में बड़ी जीत के साथ ही दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, पंजाब की बड़ी हार की दुआ भी करनी होगी। फिलहाल हैदराबाद के 13 मैचों में 6 जीत के साथ 12 पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट्स टैली में 8वें स्थान पर है। पॉइंट्स टेबल में अब 3 टीमें ऐसी हैं जिनके 12 पॉइंट्स हैं, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए मुश्किल ये है कि उसका नेट रन रेट सबसे कम है। अगर कोलकाता, पंजाब की टीमें बड़े अंतर से हारती हैं और हैदराबाद अपना अगला मैच बड़े अंतर से जीतती है, तो नेट रन रेट के आधार पर हैदराबाद प्लेऑफ में पहुंच सकती है। लेकिन इसके लिए हैदराबाद को जबरदस्त खेल दिखाना होगा और साथ ही दूसरी टीमों की हार की दुआ भी करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर मुंबई राजधानी एक्सप्रेस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस मौके पर ट्रेन को फूलों से सजाया गया, केक काटा गया, बाकायदा पोस्टल स्टैम्प भी जारी किया गया। मुसाफिरों को वक्त पर मंजिल तक पहुंचाने के साथ ही इस ट्रेन ने सेवा कई मिसाल उसने कायम की है, खास पहचान हासिल की है। देखिए। जश्न तो बनता है। मुंबई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 50 साल की जो हो गई है। इस मौके पर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर खास कार्यक्रम मनाया गया। राजधानी एक्सप्रेस को फूलों से सजाया गया, बाकायदा केक काटा गया। भारतीय रेलवे ने 16 मई 1972 को इस ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया था। तब से राजधानी एक्सप्रेस मुसाफिरों की पहली पसंद बनी हुई है। जो लोग रेल यात्रा करना पसंद करते हैं वो जरूर राजधानी ट्रेन में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से राजधानी ने लोगों को अपनी मंजिलों तक पहुंचा है, वैसे बहुत कम ट्रेन होती हैं जो समय के चपल होती हैं और समय पे अपने यात्रियों को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। 50 साल पूरे हुए हैं। देखिए किस तरीके से जो है वो बोर्ड पे भी 50 ग्लोरियस ईयर का बोर्ड लगाया गया है, मुंबई से न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली से मुंबई। इस ट्रेन ने 50 साल लगातार लोगों को और यात्रियों को पहुंचाया है और इसी की वजह से आज धूमधाम से जो है वो 50 साल मनाए जा रहे हैं। केक काटा गया बाकायदा, केक काटने के बाद जो है ये सजावट आप देखिए फूलों से सजाया गया है। मुसाफिर भी इस खास सेलिब्रेशन में शरीक हुए। यकीनन ये भारतीय रेल के लिए यादगार लम्हा है, लिहाजा मुंबई राजधानी एक्सप्रेस के 50 साल पूरा करने के अवसर पर एक पोस्टल स्टैंप भी लॉन्च किया गया।
जो भारतीय रेल है, जो भारतीय रेल की जो मेमोरी है, जो राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन है, ये हर एक भारतीय के लाइफ का एक अहम हिस्सा है। तो इसके इस जन्मदिन को हमने सेलिब्रेट किया, 50वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट किया। जो हमारे साथ अभी हमने एक स्पेशल डाक टिकट भी जारी किया जो पोस्टल विभाग के सहयोग से, और जो हमारे साथ जो आज यात्री ट्रैवल कर रहे हैं उसके लिए भी हमने विशेष ध्यान रखा है। सोवेनियर टिकट्स भी हम उनको दे रहे हैं। इसके अलावा ट्रेन पे भी ऑन बोर्डिंग में भी विशेष ख्याल रखा जाएगा। ये ट्रेन देश की राजधानी को आर्थिक राजधानी से जोड़ती है। लंबे वक्त से यात्रियों को शानदार सेवा देने की वजह से इस ट्रेन ने अपनी खास पहचान बनाई है। 50 साल का ये सफर तो महज शुरुआत है। अभी इस ट्रेन सेवा ने कई कीर्तिमान गढ़ने हैं। पारस दामा, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। और बात अब हम उन लोगों की करेंगे जो इस वक्त हौसले और जज्बे की मिसाल बन रहे हैं। आज हम आपको उन 4 लोगों से मिलवाएंगे जिनकी कहानी ना केवल दिल छू लेने वाली है बल्कि हजारों लाखों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। कहते हैं कि सपने साकार करने के लिए जज्बा और लक्ष्य पूरे करने का उत्साह होना चाहिए। जज्बे की ऐसी ही 4 कहानियां अब आपके सामने आने जा रही हैं। इन चारों में एक बात सबसे ज्यादा कॉमन है और वो ये है कि कुछ कर गुजरने की चाह, जिद और संघर्ष से संकल्प को सिद्ध करने की हिम्मत इन सभी में है। पहली तस्वीर मुंबई की उस लड़की की है जिसने पिता के साथ ट्रैफिक सिग्नल पर कभी फूल बेचा और आज वो पढ़ाई के लिए अमेरिका उड़ान भरने वाली है। दूसरी कहानी है BBA मैगी वाले की जिन्होंने नौकरी के लिए भटकने के बजाय खुद के दम पर कुछ करने की सोची है। आज उनकी दुकान ग्राहकों से गुलजार है। तो वहीं तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एक आत्मनिर्भर बेटी की जिसने कंप्यूटर की पढ़ाई की, 15,000 की नौकरी की, खुद की दुकान लगाना उन्होंने बेहतर समझा। तीसरी कहानी वाशिम के उस बेटे की है जिसके पिता दिहाड़ी मजदूर हैं लेकिन आज बेटा मर्चेंट नेवी में अफसर बन चुका है। मुंबई की सड़कों पर कभी फूल बेचने वाली सरिता माली अब यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया से PhD करने जा रही है। PhD के लिए अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी में वो दाखिला पा चुकी है। सरिता मुंबई की झुग्गी में पैदा हुई थी और नगर निगम के स्कूल में अपनी पढ़ाई की उन्होंने शुरुआत की थी। आज हाथ में किताब है लेकिन सरिता माली के इन्हीं हाथों में कभी फूल हुआ करते थे जिन्हें वो ट्रैफिक सिग्नल पर बेचा करती थी। सरिता GNU से रिसर्च कर रही हैं लेकिन जल्द ही वो अमेरिका के लिए उड़ान भरने वाली है। सरिता को अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने PhD के लिए स्कॉलरशिप दी है। भारत से किसी बेटी या बेटे का अमेरिका में जाकर पढ़ाई करना, स्कॉलरशिप हासिल करना वैसे तो सामान्य बात है, लेकिन सरिता का संघर्ष और संकल्प उन्हें औरों से अलग बनाता है। मेरे जीवन में सक्सेस और संघर्ष दोनों हर तरह से रहा। जितना मैं संघर्ष करती यकीन मानिए मुझे सक्सेस उतना ही मिलता, और ये संघर्ष दोनों स्तरों पे था। मेरे अपने समाज पे तो था ही, एकेडमिक जगत में भी था। मैं ऐसे समाज से थी जहाँ पर अगर हम हर दिन काम करते तो हमें खाना मिलता। यकीन मानिए ऐसा नहीं था कि हमारे पास बहुत सेविंग्स थी। कई दिन अगर मेरे पिताजी काम नहीं करेंगे तो हमारे पास इतना बैंक बैलेंस है कि हम आसानी से रह सकते हैं। सरिता बताती हैं कि उनकी ये जर्नी कभी आसान नहीं थी। बचपन मुंबई की झुग्गियों में बीता है। दरअसल सरिता के पिता यूपी के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं। वो रोजी रोटी की तलाश में मुंबई पहुंचे और वहां सड़कों पर फूल बेचने का काम शुरू किया। अपने पिता के साथ उनकी बेटी सरिता माली भी फूल माला बेचा करती थी। ऐसा होता था कि मेरे पिताजी शाम में परेल एक जगह है जहाँ पे फूल की बहुत बड़ी मार्केट है। पिताजी शाम में फूल रात में ले आते और रात के 12-1 बजे तक हम सब परिवार वाले सदस्य बैठ के फूलों की माला बनाते और सुबह वही माला लेके पिताजी सिग्नल्स पर बेचने जाते। JNU में एडमिशन होने के बाद भी मैं 2014 तक जब मुंबई जाती थी, 2018 तक सॉरी, तो वहाँ पे हम पिताजी के साथ बैठ के फूलों की माला बनाते थे। यह कहानी सिर्फ सरिता की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि सरिता और उनके पिता के संघर्ष की सफलता की भी कहानी है। सरिता बताती हैं कि उनके पिता खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी।
बहुत बचपन में, जब बहुत छोटी थी तभी से ये दिमाग में मम्मी ने पापा ने दोनों ने डाल दिया था कि पढ़ोगे तो इस दुनिया में सब कुछ मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। तो उस नर्क से भय लगता था, डर लगता था कि नहीं, किताबें तो पढ़नी ही है। तो शुरू से ही मतलब घर में ही हमें मोटिवेशन मिला। सरिता बताती हैं कि बचपन से ही पैसे की दिक्कत थी, उस पर से समाज और रिश्तेदारों का ताना। सरिता के सांवले रंग के कारण पिता से सवाल होते थे कि बेटी की शादी दहेज के लिए पैसे कहां से लाओगे। मेरे पिताजी को भी लोग कहते थे कि ऐसी बेटी है तुम्हारी, कितना दहेज देना पड़ेगा, कहाँ से लाओगे। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी कि इसकी शादी बहुत बड़ी मुश्किल से होगी, इतना दहेज देना पड़ेगा, तो इसको एक काम करो, तुम पढ़ाओगे तो हो सकता है इसकी पढ़ाई के कारण इसकी शादी अच्छी जगह हो जाए। तो और ऐसी तमाम घटनाएं हैं, मैं किसी एक घटना का चयन नहीं कर सकती, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं मेरे जीवन में। पिता के संघर्ष और अपनी मेहनत से सरिता अपनी मंजिल के बेहद करीब है और वो कहती है कि पिताजी के कई सपने हैं, उनको पूरा करूंगी, गांव का घर बनवाऊंगी और माता पिता को देश ही नहीं विदेश भी घुमाऊंगी। सड़क पर फूल बेचते कई बच्चों को हम लोग हर रोज देखते हैं, देखकर अनदेखा कर देते हैं। कभी हमारे जहन में ये सवाल भी नहीं आता कि ऐसे बच्चों का भविष्य क्या होगा। लेकिन सरिता की कहानी साबित करती है कि अगर जुनून हो, कुछ बड़ा कर गुजरने की, किस्मत बदलने की जिद हो, हौसला हो, संघर्षों का सामना करने का, कामयाबी हासिल करने की चाह हो, तो मंजिलें चाहे जितनी मुश्किल हो, राह जरूर मिलती है, कामयाबी जरूर मिलती है। समस्याएं बहुत थी, लेकिन पिता ने बचपन में ही एक लकीर खींच दी थी कि अगर जीवन को नर्क नहीं बनाना है तो खूब सारी पढ़ाई करो। रंग को लेकर समाज ने कई बार बहुत कुछ कहा, किसी ने जबरदस्ती जीने का सलीका सिखाने की कोशिश की, तो किसी ने सवाल कर दिया कि बेटी सांवली है, इतना दहेज कहाँ से लाओगे। लेकिन आज बेटी ने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। कैमरामैन आलोक दास के साथ मनीष चौरसिया, दिल्ली। देखिए, जज्बा हो तो कुछ भी मुमकिन होता है, ये कहानी यही बताती है। और अब आपको आत्मनिर्भरता के बिहार मॉडल की एक नई तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में बेवफा चाय वाला, रैपर चाय वाला, IITN चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली, आत्मनिर्भर चाय वाली के बाद अब BBA मैगी वाला सामने आया है। पटना के राजीव नगर में रहने वाले ऋषुराज ने तमिलनाडु के कॉलेज से BBA की पढ़ाई की है। नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ, आत्मनिर्भर बनने के लिए अब वो मैगी का स्टॉल लगाते हैं। देखिए जरा इनकी कहानी। बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों जो युवा हैं वो अलग अलग तरीके से आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं। अभी हम मौजूद है पटना के SK पुरी पार्क के पास और यहाँ पे देखिए BBA मैगी वाला एक स्टॉल यहाँ लगा हुआ है, जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है BBA मैगी वाला। और नीचे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है आत्मनिर्भर भारत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ ऋषुराज, मैं पटना का रहने वाला हूँ। BBA मैगी वाला क्यों लिखा आपने? क्योंकि मार्केट में लोग चाय वाले भरे थे और मार्केट में कुछ नया चाहिए था, तो मैगी बचपन में लोग खाते थे, बड़े होकर भूल गए मैगी खाना, तो इसलिए मैंने मैगी का स्टार्टअप किया है। BBA के स्टूडेंट भी हैं आप? हाँ, BBA सेकंड ईयर है, पेयरिंग चल रहा है मेरा। काला सनिंग यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो आखिर ये स्टॉल क्यों लगाया आपने? और भी कुछ काम कर सकते थे। जॉब कर सकता था, जॉब के लिए ऑफ़र भी था मेरे पास जॉब के लिए, बट सैलरी नहीं मिल रही थी अच्छी खासी। 8 से 10 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही थी, कोई छुट्टी नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना खुद का ही स्टार्टअप किया जाए, क्योंकि मार्केट में भी यही ट्रेंड ही चल रहा है और मेरे पास भी स्किल्स है, तो क्यों ना स्टार्टअप किया जाए। तो इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं पटना का ही रहने वाला हूँ। कहाँ रहते हैं? राजीव नगर। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी प्राइवेट कार चलाते हैं। प्राइवेट कार चलाते हैं। फाइनेंशियली स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण आपको ये करना? हाँ, घर में सबसे बड़ा हूँ, थोड़ा सा आगे भी देखना है, फ्यूचर भी, भाई लोग को भी देखना है, घर वालों को भी देखना है, तो इसलिए अब कल भी कमाना है, आज भी कमाना है, तो क्यों ना आज ही स्टार्ट किया जाए। कल का क्या क्या आप बेच रहे हैं, हमको ये बताइएगा पहले आप। देखिए यहाँ पे ये अभी लस्सी बना रहे हैं और ये मैगी के पैकेट यहाँ रखे हुए जो मैगी बनाते हैं। ये आप ये बताइएगा कि कितनी कमाई हो जाती है? 500-600 पर डे।
क्या ठीक है कि और आगे बिजनेस बढ़ सकता है? और आगे बढ़ना चाहिए, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। रिस्पांस कैसा मिल रहा है? रिस्पांस लोगों का ठीक आ रहा है अभी फ़िलहाल, आगे का पता ही नहीं, आगे का भी शायद ठीक ही आएगा। और टेस्ट वगैरह सबको तो सही लग रहा है और बस सेल्स बढ़ नहीं रहा है मेरा। आत्मनिर्भरता के बिहार मॉडल की एक और तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं और मिलवाते हैं ग्रेजुएट चाय वाली से। ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब नहीं मिली तो मोना पटेल पटना के गांधी मैदान के पास चाय का स्टॉल लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। मूल रूप से समस्तीपुर जिले की रहने वाली मोना पिछले साल पटना विमेंस कॉलेज से BCA की पढ़ाई पूरी की है उन्होंने और अब MCA वो करना चाहती है, लेकिन आर्थिक कारण इसमें बाधा बन रहा था। इस दौरान उन्हें एक निजी कंपनी से नौकरी का ऑफर भी मिला, लेकिन कम पैसा और 8 घंटे की ड्यूटी उन्हें रास नहीं आई और ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया। मोना के माता पिता भी निजी कंपनी में ही नौकरी करते हैं। मोना को चाय वाला स्टार्टअप शुरू करने की प्रेरणा पटना की पहली ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका के बारे में सुनने के बाद उनको मिली। न्यूज़ और सोशल मीडिया पर प्रियंका की कहानी पढ़ी उन्होंने। इसके बाद उन्होंने चाय की दुकान खोलने का फैसला किया। और अब वक्त है आपके फेवरेट सेगमेंट का, यानी सोशल मीडिया के वो मजेदार वीडियोस जो आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान लाते हैं। आज की रोटी कुछ मोटी है। oh, no! बाहर बर्गर खाने के लिए तो इतना बड़ा मुंह खोल लोगे, लेकिन घर पर रोटी और बीवी दोनों पतली चाहिए। अगर हम आपको अच्छे नहीं लगते तो न दाएं जाएं न बाएं जाएं, सीधा बाहर में जाएं। पहले मैं बेरोजगार था, फिर मैंने थोड़ी अंग्रेजी सीख ली, अब मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। देख, मैं अपनी बहन का हाथ तो तेरे हाथ में दे रहा हूँ, लेकिन उसकी आंख में कभी आंसू नहीं आना चाहिए। ठीक है, प्याज में काट लूंगा, लेकिन बर्तन वही साफ करेगी। हाय सतीश, हाय अर्चना, हाउ आर यू? एक शिकायत है, तू अकेला अकेला थार फिल्म करके आ गया। हाँ, मेरा नाम क्यों नहीं सजेस्ट किया यार? अरे अर्चना, थार जो है ना रेगिस्तान में शूट हुई है और रेगिस्तान में ऊंट होते हैं, मगरमच्छ नहीं। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ और खबरों को देखने का नजरिया रखिए पॉजिटिव, जैसा कि हम करते हैं। अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।